एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 4th जो कि 2012 में कंडक्ट किया गया है उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है और इस बार जो AIB होगा वो 17th नंबर का होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट। क्या बोल रहे हैं कि जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें बेल ग्रांट की जाती है एज अ मैटर ऑफ राइट, राइट के रूप में। बेल लेना हमारा अधिकार है, उस रूप में बेल दी जाती है। किसके द्वारा? बाय द पुलिस ऑफिसर, बाय द कोर्ट, बोथ बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट। फोर्थ है आइदर 1 और 2। तो देखिए, बेलेबल ऑफेंस के अंदर क्या होता है, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों के ही द्वारा बेल दी जा सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कह रहे हैं कि जो CRPC है उसके अंदर ऑफेंस का कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आता है। तो देखिए, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ये आते हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल भी आते हैं। ठीक है, समन केस एंड वारंट केस ये भी आते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सभी तरीके के ऑफेंस जो दिए गए हैं उनका क्लासिफिकेशन CRPC में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 is predominantly based on UN General Assembly resolution with due negotiation in the। क्या बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो प्रीडोमिनेंटली किस पर आधारित है? UN जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन पर। ठीक है, विद ड्यू नेगोशिएशन ये किस में है, किस में बताया गया है? ये आपका आंसर होगा, देखिए इनमें तीनों ही नहीं है, ना एनसाइट्रल में है, ना एनाकोसू पे है, ना अंकटार पे है। तो आपका आंसर होगा 4th, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वह उसका प्रोविजन कौन सा है, आपको ये बताना है इसमें। तो देखिए, सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है, उसके सब क्लॉज L में ये डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2L आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ये क्या कह रहे हैं कि ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये किस प्रोविज़न में दिया गया है, किस सेक्शन में ये बात की गई है? तो ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 57 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ए रिफ्यूज्ड टू आंसर क्वेश्चंस पुट टू ए विटनेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC इज एन ऑफेंस। क्या बोल रहे हैं? ए एक पर्सन है जो कि क्वेश्चंस का आंसर देने से मना कर देता है। ठीक है, जो कि सेक्शन 161 के अंदर CRPC में पूछे जाते हैं, विटनेस के रूप में उससे पूछे गए हैं, उसका वो आंसर देने से मना कर देता है। तो ये किस सेक्शन के अंदर ऑफेंस माना जाएगा, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो ये ऑफेंस माना जाएगा IPC के सेक्शन 179 में। आपका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है, सेक्शन 179 IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो इंडिया में कैग का अपॉइंटमेंट होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, यहाँ पर ये बात आपसे कही गई है। तो देखिए, कैग का अपॉइंटमेंट का जो पीरियड होता है वो होता है 6 ईयर्स। ठीक है, और अगर 65 साल की एज हो गई है तो 6 ईयर्स से पहले भी उनको रिटायर कर लिया जाता है। तो आपका आंसर होगा 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर। जो चीज़ पहले आ गई है, या तो 6 ईयर पहले कंप्लीट होगा या 65 ईयर्स पहले कंप्लीट होगा एज के, उनमें से जो पहले होगा उसी टाइम पे उनका अपॉइंटमेंट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है, मतलब किसी भी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो ऑफिसर होते हैं वो अपने रिकॉर्ड्स को, इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड्स को लेती हैं। विटनेस के स्टेटमेंट जो लिए जाते हैं वह किस प्रोविज़न के अंदर लिए जाते हैं, ये बात आपसे यहाँ पूछी गई है। तो देखिए, सेक्शन 161 CRPC ये बात करता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा विटनेसेस के,
वो आएंगे सेक्शन 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। ये क्या कह रहे हैं, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। तो उस कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? तो कंप्लेंट देखिए ओरल में भी होती है और रिटर्न में भी होती है, आइदर इन राइटिंग और ओरल। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। 9th का हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिवेंट फैक्ट अंडर एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन सा जो है रेलिवेंट फैक्ट है। फैक्ट्स रिगार्डिंग मोटिव, सेकंड है फैक्ट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट विदाउट रिलेटेड कंडक्ट, यहाँ विदाउट आया है, ध्यान रखना है आपको। थर्ड है फैक्ट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्लब्ड विद कंडक्ट, और फोर्थ है फैक्ट्स विच मेक अदर रेलिवेंट एंड फैक्ट इज हाईली प्रोबेबल। तो आपका आंसर क्या होगा, फैक्ट्स जो कि मोटिव के रिगार्डिंग बने हैं, मतलब जो कि उद्देश्य को बताते हैं कि इस उद्देश्य की वजह से यह कार्य किया गया है। ठीक है, मोटिव से के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, जो कॉम्पिटेंसी विटनेस की कॉम्पिटेंसी का टेस्ट किया जाता है वो क्या है? हर बीइंग इंटेलिजेंट, उसका इंटेलिजेंट होना, मतलब कि हम उसको विटनेस के रूप में ले सकते हैं किसी पर्सन को। उस चीज़ के लिए हम कैसे उसको टेस्ट करें, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी है, उसका इंटेलिजेंट होना या वो मेजर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन, और फोर्थ क्या कहते हैं, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड गिविंग रेशनल आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। देखिए किसी भी कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मेजर हो, माइनर कोई बच्चा भी विटनेस हो सकता है, बशर्ते वह क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन का नेचर समझ सके और उसका रेशनल आंसर दे सके। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को समझने की क्षमता जिस पर्सन में है और उसका आंसर देने की क्षमता है, वह कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, a statement of a witness recorded under section 161 of CRPC in writing during investigation and is signed by the person making the statement is hit by। ये क्या कह रहे हैं कि विटनेस का स्टेटमेंट जो कि सेक्शन 161 में रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एंड इज साइंड बाय द पर्सन, और उस पर्सन के साइन के द्वारा साइन किया जाता है जो कि उस स्टेटमेंट को बताता है, बोलता है। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है, तो ये किस में दिया गया है, आपको प्रोविज़न बताना है इसमें। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, सेक्शन 162 सबसेक्शन 1, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ट्रीटेड एज प्रिविलेज्ड इफ़ कम्युनिकेशन। ये क्या कह रहे हैं कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच कम्युनिकेशन है वह प्रिविलेज माना गया है, उसको प्रिविलेज दिया गया है। अब इसमें ऑप्शन है कि इफ़ कम्युनिकेशन वॉज मेड ड्यूरिंग मैरिज विद प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड ऑप्शन है मेड ड्यूरिंग मैरिज इवन विदाउट प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। थर्ड है वॉज मेड बिफोर मैरिज विद प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, और फोर्थ है इज मेड आफ्टर मैरिज। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, आपका आंसर होगा ड्यूरिंग मैरिज, वॉज मेड ड्यूरिंग मैरिज इवन विदाउट प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। चाहे प्रॉमिस किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है वह प्रिविलेज उसको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बिना लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, किस कौन से टेस्ट के दौरान, चीफ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में या री एग्जामिनेशन में। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस को क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये कहाँ दिया गया है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 143 में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज एक्सेप्शन एज रूल ऑफ हियर से एविडेंस। ठीक है, हियर से एविडेंस का रूल का कौन सा एक्सेप्शन है। देखिए फर्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन, सेकेंड है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट्स फॉर्मिंग प्ली ऑफ अलीवी, फैक्ट्स रिगार्डिंग कैरेक्टर ऑफ एक्यूज। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, डाइंग डिक्लेरेशन। हियर से एविडेंस के रूल का अपवाद माना गया है डाइंग डिक्लेरेशन। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा, सेक्शन है 32 एविडेंस एक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज़ फैक्ट इन इशू, आपको बताना है फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट्स इन्वॉल्व इनडायरेक्टली, नेसेसरी फैक्ट्स टू अराइव और डिटरमाइन राइट्स, लाइबिलिटी और कम्युनिटी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे नन। दोनों ही आंसर यहाँ पर आपके मैच नहीं करते, तो यहाँ आपका आंसर नन हो जाएगा। रही हूँ, थैंक यू।